जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, फिर उसी उम्मीद और उसी जुनून के साथ। और कह दो उन्हें जो आप में नेगेटिव सोच भरते हैं, कह दो उन्हें कि जब रेस लंबी हो तो यह मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेज भागा, बल्कि यह मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग सकता है। अरे अभी कांच हूँ इसलिए चुभ रहा हूँ, जिस दिन आईना बनूंगा दुनिया देखेगी। तो उसी उम्मीद के साथ शुरू कर रहे हैं सेट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? ऑप्शन है गामा किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और एक्स किरणें। तो इसका सही आंसर है बी यानी कि अल्फा किरणें। देखो, पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं उसे रेडियो सक्रियता कहते हैं। और बात करें रेडियो सक्रियता की, तो रेडियो सक्रियता की खोज जो है वह हेनरी बैकुरल, यानी कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए रेडियो सक्रियता का जनक किसे माना जाता है, तो आपको हेनरी बैकुरल का नाम बताना है, जिसे रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। और रेडियो एक्टिविटी यानी कि सक्रियता की जो घटना है यह भारी नाभिकों में होती है, यानी कि जिनके नाभिक जो हैं वह भारी होते हैं। और भारी नाभिक से आपका एक क्वेश्चन जनरेट होता है ये कि परमाणु का भार कहाँ होता है, तो परमाणु का भार जो है वह नाभिक में होता है। इसी प्रकार से अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है, तो वहाँ पर आपको यूरेनियम बताना है। और मानव निर्मित रेडियो सक्रिय तत्व पूछे तो वहाँ पर फास्फोरस का नाम आएगा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि कितने प्राकृतिक तत्व हमारे पास हैं, तो आपको 92 एग्जाम में टिक करने हैं। और पहला कृत्रिम यानी कि मैन मेड तत्व पूछा जाए आपसे तो उसमें टेक्टेनियम नाम बताना है। डन हुआ यहाँ तक? इसी प्रकार अल्फा, बीटा, गामा पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे भी साथ साथ नोट करें। तो सबसे पहले बात करें अल्फा किरणों की, तो अल्फा किरणें जो हैं वह +2 चार्ज की होती हैं। चार्ज यानी कि आवेश की होती हैं, यानी कि इनके अंदर जो आवेश पाया जाता है वो कैसा होता है, तो पॉजिटिव यानी धनात्मक, जो कि हीलियम के गुण को दर्शाती है। यह सबसे भारी तथा सबसे धीमी किरणें होती हैं। इसी प्रकार बीटा किरणों की बात करें तो बीटा किरणों में जो आवेश होगा, चार्ज होगा, वो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक पाया जाता है, जिसे कैथोड प्रकृति का भी कहते हैं। तो बीटा किरणें कैथोड की और अल्फा किरणें जो हैं वो एनोड प्रकृति की होती हैं। लेकिन जब गामा किरणों की बात हो, वहां पर कोई आवेश नहीं होता, साथ ही साथ ना ही इनका द्रव्यमान होगा, और इनकी भेदन क्षमता जो होगी वो सबसे अधिक, जिनका प्रयोग जो है वह नाभिकीय अभिक्रिया, जैसे कि पीछे हमने सीखा भी, और कैंसर के उपचार में किया जाता है। और खोज पूछे गामा किरणों की तो सेम हेनरी बैकुरल ही नाम आपको बताना है। इसी प्रकार एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की, जिसका प्रयोग बॉडी स्कैन और सीटी स्कैन में किया जाता है। सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होगी, तो कंप्यूटर टोमोग्राफी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जब किसी भारी नाभिक पर कैथोड की किरणें पड़ती हैं तो एक्स किरणों का निर्माण होता है। तो ये इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसको कॉपी में लिखें, नोट्स बनाएं। याद रखें दोस्तों कि मंजिल ऊंचे उड़ानों से नहीं, ऊंचे हौसलों से जीती जाती है। तो अपने हौसले, अपने जुनून पर कायम रहें, टिके रहें, सफलता आपके कदम चूमेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो संपन्न है। ऑप्शन ए है तांबा, बी चांदी, सी सोना और डी लोहा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी यानी कि लोहा। तो बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन जो है यह हेमेटिन, आयरन और ग्लोबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना है। यानी कि अगर आपसे पूछे हीमोग्लोबिन में कौन सा आयरन होता है, तो हेमेटिन आयरन होता है। और प्रोटीन पूछे तो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, जो ऑक्सीकरण करने के बाद, का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद मानव रक्त को लाल बनाता है। तो मानव रक्त जो है वो लाल होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, जिसे लोह युक्त पदार्थ भी कहते हैं। और इसमें लोहे की बात करें, कौन सा लोहा होगा, कौन सा आयरन होगा, तो हेमेटिन आयरन होगा। और ऑक्सीकरण से याद रखें कि लोहे पे जंग ऑक्सीकरण के कारण लगता है, जो कि एक रासायनिक घटना है। और जंग लगने के बाद लोहे का भार जो है वो बढ़ेगा, जिस पर जिंक यानी जस्तेकरण की परत चढ़ाकर उसे जंग से बचाया जाता है।
और लोहा जो है मानव द्वारा सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला धातु है। इसी प्रकार मानव के द्वारा सबसे पहले जो धातु प्रयोग में लाया गया था वो था तांबा। इसी प्रकार सबसे अधिक तन्य धातु पूछे तो वहां पर सोना जिसे सबसे अधिक खींचा जा सकता है। शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है और 24 कैरेट सोने से आभूषण नहीं बनाया जा सकता। तो आभूषण को मजबूती प्रदान करने के लिए उसके अंदर तांबा मिलाया जाता है। जैसे कि इसका एक उदाहरण समझें कि मान लो कि 22 कैरेट सोना है तो 2 मिलेगा तभी वो 24 कैरेट बनेगा, और 2 क्या मिलाया जाए इसमें, तो कॉपर मिलाया जाता है। तो 22 और 2 24 बनते हैं, फिर इससे आभूषण तैयार किए जाते हैं। जितना ज़्यादा कॉपर मिलाया जाएगा सोना उतना झूठा होता जाएगा, यानी नकली होता जाएगा। और इसी प्रकार जब आप आभूषण की सफाई कराने जाते हैं, जिसका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि आभूषण यानी कि सोना किसमें घुलनशील है, तो वहां पर आपको अम्ल राज यानी कि एक्वा रेजिया टिक करना है, जो कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के मिलाने पर बनता है। HCl जो है ये आपके पेट में यानी आमाशय में पाया जाता है, और HNO3 की बात करें तो बारूद या रेयन की रस्सी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और दोनों को मिलाने पर बनता है अम्लराज यानी एक्वा रेजिया। और एग्जाम में अगर अम्लों का राजा पूछे तो अम्लों का राजा यानी कि किंग ऑफ एसिड, तो वहां पर H2SO4 बताना है, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड या तेजाब के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार बी ऑप्शन था हमारा चांदी, और चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है तो चांदी है। कई बार चांदी की जगह वह गैस धातु ऐसे लिख के देगा, तो आपको धातु ढूंढना है। और अगर चांदी ऑप्शन ना मिले तो वहां पर दूसरा नंबर जो गिरता है वह तांबे का, यानी पहला जो है वह चांदी है और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, तो तांबा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ के चले। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका सही आंसर है C यानी कि N2O, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी खोज आपसे पूछे तो जोसेफ प्रिस्टले ने की। इसका प्रयोग अगर आपसे पूछा जाए तो निश्चेतक यानी कि एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है, जो कि बेहोश या फिर सुन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार से सुपर सोनिक जेट जो है वह नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती हैं। और याद रखें ये N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह हमारी ओजोन को क्षति पहुंचाती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ओजोन को सबसे अधिक क्षति कौन पहुंचाता है, तो पहला नाम जो आता है वह CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और दूसरा जो आएगा वह N2O, और N2O नहीं मिला ऑप्शन में तो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और रिसेंटली जो पूछा गया था वह भी ध्यान रखें कि बादल के टकराने से बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस बनती है, तो वहां पर भी आपको N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड ही टिक करना है, तो इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो उत्कृष्ट गैस की बात करें तो उत्कृष्ट गैस को ही नोबेल गैस, ओ ग्रुप गैस या फिर 18वें समूह की गैस कहते हैं। और साथ ही साथ ये सभी अक्रिय गैस होती हैं। जिसे एक ट्रिक से समझा जाए तो हेमा ने अरुण का एक्सरे करवाया, जिसमें हे से हीलियम, ने से नियॉन, आ से आर्गन, का से क्रिप्टन, एक्स से जीनॉन, आर से रेडॉन, और करवाया में वा से आग्नेशियम। अब इसमें नियॉन है, आर्गन है, हीलियम है, तो कौन नहीं है, तो ऑक्सीजन। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वह ए है, यानी कि ऑक्सीजन उत्कृष्ट गैस नहीं है। ऑक्सीजन जिसे हम प्राण वायु कहते हैं, इसकी खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की। देखो दोस्तों, ये सबसे सही समय और सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का, तो आप ये मौका ना खोएं, मेहनत करें। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सब मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ, ट्रिक के साथ एक्सप्लेन करके, तो किसी भी वीडियो को मिस ना करें। और अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर आज ही देखें। और वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी प्रकार अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम सबसे हल्की
अक्रिय गैस है जो कि गुब्बारे, वायुयान के टायर, गोताखोर के सिलेंडर या अस्थमा पंप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आपसे साइकिल या मोटरसाइकिल में पूछे तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस पहियों में प्रयोग की जाती है। इसी प्रकार बात करें नियॉन की, तो नियॉन जो है वो सजावटी लैंप में प्रयोग किया जाता है। और आर्गन को शीशे के वाष्प के साथ ट्यूबलाइट में, या फिर ऑप्शन में आपको CFL दिख जाए तो वो भी सही होगा। देखो दोस्तों, पजल मत होना, ट्यूबलाइट पूछे तो उसमें आर्गन बताना है, और अगर सिर्फ बल्ब लिखे तो बल्ब में आपको नाइट्रोजन और कई बार सोडियम मिलेगा आपको ऑप्शन में, तो इसको समझ के चलना। नाइट्रोजन जो है बल्ब को ठंडा करने के लिए, जो 100 वाट के बल्ब आते हैं उसकी हीट को कम करने के लिए, पीली रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट वगैरह में पीले रंग की जो रोशनी होती है उसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश को अधिक फैलाता है। और बल्ब का अगर तंतु पूछे, फिलामेंट पूछे, तो उसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रतीक जो है वो W होता है। तो आगे बात करें क्रिप्टॉन की, तो कैमरे की जो फ्लैश लाइट होती है वह क्रिप्टॉन से, तथा खादानों में कार्य कर रहे मजदूरों की हेडलाइट में क्रिप्टन गैस का प्रयोग किया जाता है। जिनॉन की बात करें तो जिनॉन को अजनबी गैस भी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस कौन सी गैस होती है, तो जिनॉन, जिसका प्रयोग टीवी के पिक्चर ट्यूब में किया जाता है। बात करें रेडोन की, तो एकमात्र अक्रिय गैस जो रेडियोधर्मी है, यानी इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। और आपने बीकॉन लाइट सुनी होगी। बीकॉन लाइट कहते किसको हैं? बीकॉन लाइट का मतलब कि लाल या नीली बत्ती जो एम्बुलेंस वगैरह में या फिर किसी उच्च अधिकारी के गाड़ियों में देखी होगी, उसे बीकॉन लाइट कहते हैं। और उसमें रेडोन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत कम है। इसीलिए भारत सरकार ने उच्च अधिकारियों की गाड़ियों से लाल या नीली बत्ती हटाने का फैसला लिया था। और अंत में आता है ऑग्नेशियम, जो आवर्त सारणी का सबसे अंतिम तत्व है, जिसका नंबर है 118। यानी आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 118। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो उसमें भी ऑग्नेशियम ही टिक करना है। और सबसे हल्के में पूछा जाए तो हाइड्रोजन। तो डन हुआ होगा सबको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? ऑप्शन है CADB। तो इसका सही आंसर जो है वह है विटामिन D, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, और जिसकी कमी से रोग पूछे तो रिकेट्स। इसी प्रकार विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वह है स्कर्वी। बात करें A की, तो A का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से जो रोग होगा वह है रतौंधी। विटामिन B का रासायनिक नाम है थायमिन, और रोग पूछे तो बेरी। देखो दोस्तों, विटामिन की अगर आपसे खोज पूछे तो खोज में नाम आता है हॉपकिंस, और विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वहाँ पर नाम आएगा फंक का। यानी विटामिन नाम दिया किसने, तो फंक ने। तो इसमें आपको एक तो पजल नहीं रहना है। साथ ही साथ जो विटामिन है, ना तो इसका पाचन होता है, या आप जैसा खाएंगे शरीर इसको वैसा ग्रहण कर लेगा, इसका कोई डाइजेशन नहीं होता, और ना ही यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो फिर यह करता क्या है, तो यह सहायक क्रिया करता है। यानी कि यह शरीर में जो घटनाएं हो रही हैं, जो क्रिया हो रही हैं, उसमें सहायता करता है, जो कि दो प्रकार से बांटे जाते हैं। एक तो जो जल में घुलनशील हो, और एक जो वसा में घुलनशील हो। तो जो वसा में घुलनशील होते हैं उसकी एक ट्रिक है कीड़ा से याद रखना, कीड़ा यानी KEDA विटामिन जो हैं ये सभी वसा में घुलनशील होंगे, और बचे कौन से? BC जो है वह जल में घुलनशील होंगे, जिसमें K और D जो है यह मानव शरीर द्वारा ही निर्मित होते हैं। जिसमें सबसे जल्दी बनने वाला अगर विटामिन आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर विटामिन D नाम आपको बताना है। यानी सबसे तेज बनने वाला जो विटामिन होगा वो विटामिन D, जो कि हमारे शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल पर जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो उससे बनता है।
जो कि एक हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वह विटामिन जो हार्मोन के तरीके से कार्य करता है, तो क्या नाम टिक करना है वहाँ पर? तो विटामिन डी। और सूर्य की रोशनी से बनता है, तो कई बार आपसे धूपकरी या धूप में बनने वाला विटामिन पूछे तब भी आपको विटामिन डी ही बताना है। बात करें विटामिन डी के मुख्य स्रोत की, तो मुख्य स्रोत में सबसे पहले आपको सूर्य ढूंढना है, और अगर सूर्य नहीं मिल रहा तो मछली का तेल। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसे आप जरूर याद रखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।